व्हाट्सअप एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। सो गाइस, आज है हमारी सीरीज का डे 5 और आज का हमारा टॉपिक है टेबुलर प्रेजेंटेशन। आज की इस क्लास में हम सीखने वाले हैं कि किस तरीके से जो हमारा डाटा है जिसे हमने क्लासिफाइड मैनर में ऑर्गेनाइज कर लिया है बच्चों, उन्हें उस डाटा को किस तरीके से हम टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ टेबुलेशन की, यानी कि टेबल होता क्या है और टेबुलेशन का क्या मतलब होता है बच्चों। तो टेबुलेशन इज अ सिस्टमैटिक प्रेजेंटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा इन रोज एंड कॉलम्स। यानी कि टेबुलेशन एक सिस्टमैटिक प्रेजेंटेशन है, एक सिस्टमैटिक मैनर में क्या है, प्रेजेंटेशन है न्यूमेरिकल डाटा की रोज और कॉलम्स में। यानी कि आप लोगों ने टेबल देखा होगा, एक टेबल कैसे होता है। फॉर एग्जांपल ये हमारा एक टेबल है, इसमें हमारे पास 3 रोज, 3 कॉलम्स और 2 रोज हैं बच्चों। ये पहली रो, ये दूसरी रो, ये पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम। इसमें अगर हम किसी भी डाटा को इस फॉर्म में, इस वे में रिप्रेजेंट करेंगे तो उसे टेबुलेशन कहा जाएगा। टेबुलेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिवाइसेस फॉर प्रेजेंटिंग डेटा इन कंडेंस्ड एंड रेडिली कॉम्प्रिहेंसिबल फॉर्म। टेबुलेशन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट और साथ ही साथ मोस्ट सिंपलेस्ट वे है माय डियर स्टूडेंट्स, डाटा को एक कंडेंस्ड और कॉम्प्रिहेंसिबल यानी कि एक अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में प्रेजेंट करने का। क्यों? क्योंकि इन कंपैरिजन टू एनी डायग्राम, एनी ग्राफ, टेबल बनाना सबसे इजी होता है किसी भी पर्सन के लिए। अब ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टेबुलेशन की बात करें हम, तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है हमारा टू सिंप्लीफाई द कॉम्प्लेक्स डेटा। डेटा जब बहुत ज़्यादा अमाउंट में हमारे पास इकट्ठा हो जाता है और बहुत सारी डिफरेंट फील्ड से वो डेटा होता है, उस केस में बच्चों क्या होता है, अगर हम उसे टेक्सचुअल फॉर्म में लिख कर रखेंगे, यानी एज अ पैराग्राफ फॉर्म में, अगर सिर्फ पॉइंट्स की फॉर्म में, एक लिस्ट की फॉर्म में अगर हम उसे रखेंगे तो वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी शो करेगा माय डियर स्टूडेंट्स। क्योंकि डेटा एक किसी पर्टिकुलर फील्ड का या एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक का नहीं है, डिफरेंट फील्ड से रिलेटेड है। अगर उसी डाटा को हम टेबल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दें तो उस डाटा को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, एक सिंप्लीफाइड मैनर में शोकेस कर सकते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है हमारा टू इकोनॉमाइज स्पेस, यानी कि टेबुलेशन का एक एम या एक ऑब्जेक्टिव ये भी होता है बच्चों कि हम जो हमारी स्पेस अवेलेबल है, जो हमारे पास स्पेस अवेलेबल है, उसको इकोनॉमिकली यूटिलाइज करें, उसको सेव करें। अब सेव कैसे करेंगे? फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ये टेबल है जिसमें 3 कॉलम है, ईयर का, एज का और आप मान लीजिए सिटी का। तो अगर हम इस डाटा को एक टेक्सचुअल फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, अगर हम इस डाटा को एक पैराग्राफ फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों, तो हो सकता है कि इस डाटा का एक बल्क अमाउंट में एक पूरी नोटबुक भी इस डाटा में यूटिलाइज हो सकती है। क्योंकि जितनी भी एज है हमारे पास, उन सब के बारे में हम उस एज के अंडर क्या, उस ईयर में कितने एज के लोग थे, किस सिटी में कितने लोग थे, जो भी इस डाटा में हमें रिप्रेजेंट करना है, हो सकता है टेक्सचुअल फॉर्म में वो बहुत ही लेंदी मैनर में हो जाए, लेकिन टेबल में हम क्या कर सकते हैं, उसको एकदम कंडेंस और सिंप्लीफाइड मैनर में शो कर सकते हैं। नेक्स्ट है टू फैसिलिटेट कंपैरिजन। कंपैरिजन में भी टेबुलेशन हमारी हेल्प करता है। किस तरीके से? अगर हम 2 सिमिलर सिटीज़ की टेबल बना ले, फॉर एग्जांपल हमने 2 टेबल प्रिपेयर करे बच्चों, मेल फीमेल, एक और टेबल प्रिपेयर करा हमने मेल और फीमेल का, और ये डाटा है दिल्ली और यूपी, इन 2 स्टेट्स का। तो इन केस अगर ये डाटा टेक्सचुअल फॉर्म में हमारे पास होता, पैराग्राफ फॉर्म में हमारे पास होता, तो इनको कंपेयर करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता। लेकिन क्योंकि ये डाटा हमारे पास
एक टेबुलर फॉर्म में है, तो इजीली हम लोग मैच कर सकते हैं कि दिल्ली की मेल पॉपुलेशन और यूपी की मेल पॉपुलेशन को आपस में हम बहुत एक सिंपल मैनर में कंपेयर कर सकते हैं। सिमिलरली दिल्ली की फीमेल पॉपुलेशन और यूपी की फीमेल पॉपुलेशन या दोनों स्टेट्स की टोटल पॉपुलेशन को भी हम एक बहुत ही इजी वे में कंपेयर कर सकते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है टू फैसिलिटेट स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, क्योंकि डाटा एक सिंप्लीफाइड मैनर में हमारे पास प्रेजेंट है, इजीली कंपेरेबल मैनर में हमारे पास प्रेजेंट है, तो उस डाटा का एनालिसिस करना, उस डाटा को एनालाइज करना और उससे कंक्लूजन्स को ड्रॉ करना ज़्यादा इजी, ज़्यादा सिंपल हो जाता है बच्चों। एंड लास्ट इज टू प्रोवाइड रेफरेंस। टेबुलेशन जो है रेफरेंस के लिए, फर्दर स्टडीज के लिए भी काम आ सकता है, क्योंकि एक टेबल जब एक डाटा सिंप्लीफाइड मैनर में प्रेजेंट होता है तो उसके जो टाइटल्स हैं, टेबल नंबर्स हैं, उनको इजीली आइडेंटिफाई किया जा सकता है फ्यूचर के लिए भी। फॉर एग्जांपल कोई डाटा हमारे पास पैराग्राफ में रिटर्न है, अगर हमें आफ्टर 1 मंथ, 2 मंथ और आफ्टर अ ईयर इस डाटा के बारे में दोबारा से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, तो हमें नहीं पता होगा कि ये डाटा, इससे रिलेटेड डाटा, किसी भी चीज़ से रिलेटेड डाटा कहाँ पर हमने मेंशन किया था अर्लियर। लेकिन अगर डाटा हम एक टेबुलर फॉर्म में मेंशन करें और उसमें एक टेबल नंबर दें, एक टेबल को टाइटल दें, तो इन फ्यूचर कभी भी अगर हमें उस टेबल पर वापस जाना है फॉर एनी काइंड ऑफ रेफरेंस बच्चों, फॉर एनी काइंड ऑफ रेफरेंस, तो हम इजीली उस टेबल को सर्च कर सकते हैं बाय देयर टेबल नंबर और बाय देयर टाइटल, एंड सिंपली हम उस टेबल को रेफर कर सकते हैं, उस टेबल को यूज कर सकते हैं अपनी फर्दर स्टडीज में। कमिंग टू द नेक्स्ट, रिक्विजिट्स ऑफ अ गुड टेबल। एक गुड टेबल को हम किसे कहेंगे कि ये टेबल एक गुड टेबल है, एक अच्छी टेबल है, एक बेस्ट क्वालिटी की टेबल है। हो सकता है डाटा को टेबल मैनर में, एक टेबुलेशन में आप और मैं, हम दोनों कन्वर्ट करें, लेकिन कुछ पैरामीटर्स ऐसे होंगे जो ये बताएंगे कि ये टेबल जो आपने बनाई है, फॉर एग्जांपल मैं हूँ या दो लोग हैं ए और बी, सेम डाटा इन दोनों को दिया गया, ए ने भी टेबल बनाई, बी ने भी टेबल बनाई। उनके टीचर ने जब देखा तो उन्होंने ए को अप्रिशिएट करा। क्यों? क्योंकि जो भी रिक्वेस्ट्स हैं, जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं एक अच्छी टेबल के, वो सब ए ने फॉलो करे थे, और ए ने जो टेबल बनाया था वो सारे रिक्वेस्ट्स को, सारी रिक्वायरमेंट्स को फॉलो करके बनाया था। तो अब रिक्वायरमेंट्स या रिक्वेस्ट्स क्या होते हैं गुड टेबल के? तो सबसे पहला है बच्चों टाइटल। देयर मस्ट बी अ टाइटल ऑन द टॉप ऑफ द टेबल। टेबल की जो टॉप पे एक टाइटल होना बहुत ही नेसेसरी, बहुत ही रिक्वायर्ड है। फॉर एग्जाम्पल हमने एक टेबल बना दी, उसमें डाटा को एकदम ऑर्गेनाइज मैनर में फिल कर दिया, लेकिन जब तक ये टेबल का एक टाइटल नहीं होगा, जब तक हमें ये नहीं पता होगा कि ये टेबल किस चीज़ को इंडिकेट कर रही है, किस बारे में है, तब तक उस टेबल में या उस ऑर्गेनाइज डाटा का कोई भी यूज़ नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हमने एक सिटी की जो भी पॉपुलेशन है उसको अलग अलग कैटेगरीज में, मान लो ऑन द बेसिस ऑफ एज ग्रुप, हमने उस सिटी की पॉपुलेशन को डिवाइड कर दिया बच्चों। लेकिन अगर ये चीज़ हमने एट द टॉप ऑफ द टेबल लिखी होती कि ये डाटा फॉर एग्जांपल XYZ सिटी का है ऑन द बेसिस ऑफ एज, तो उस टेबल को आइडेंटिफाई करना, उस टेबल को यूटिलाइज करना किसी फर्दर टास्क के लिए सिंपल हो जाता, ईजी हो जाता इन कंपैरिजन अगर उस टेबल का कोई टाइटल ना हो बच्चों। नेक्स्ट है मैनेजेबल साइज। वही जो हमने लास्ट बात करी थी टेक्सचुअल रिप्रेजेंटेशन से रिलेटेड, कि अगर डाटा बहुत ज़्यादा लेंदी वे में लिखा होगा, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मैनर में लिखा होगा, तो उसको रीड करना डिफ़िकल्ट हो जाएगा, और बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो उस डाटा को कंप्लीटली रीड ही नहीं करेंगे। तो यानी जो टेबल का साइज़ है वो उसके ऑब्जेक्टिव्स और कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से होना चाहिए, एक मैनेजेबल साइज होना चाहिए, जिसे देखकर आपको लगे कि हाँ ये एक एप्रोप्रिएट साइज है, इसको कोई भी इजीली पढ़ सकता है। नेक्स्ट है अट्रैक्टिव होना चाहिए। अट्रैक्टिव इन द सेंस
कि आपने नीटली एकदम जो भी हेडिंग्स हैं, सब हेडिंग्स हैं, उनको एकदम नीटली लिखा हो, बोल्ड लेटर्स में लिखा हो, ताकि लोगों को वो एक अट्रैक्टिव टेबल लगे, लोगों को अच्छा लगे उस टेबल को पढ़ने में, इंटरेस्ट उनका जनरेट हो। नेक्स्ट है बच्चों स्पेशल एम्फेसिस। डेटा विच आर टू बी कंपेयर्ड शुड बी प्लेस्ड एट लेफ्ट हैंड कॉर्नर ऑफ कॉलम्स एंड टाइटल शुड बी रिटन इन बोल्ड लेटर्स। जो हमने बात करी कि कुछ चीज़ों का स्पेशल एम्फेसिस ध्यान देना चाहिए। अब इसमें कुछ चीज़ें दे रखी हैं, जैसे कि जो टाइटल है उन्हें बोल्ड में लिखना, जो कंपैरिजन के लिए हम डेटा लिख रहे हैं उसे लेफ्ट हैंड कॉर्नर पर लिखना। ऐसे हर टेबल का कुछ ना कुछ स्पेशल एम्फेसिस हम दे सकते हैं, कुछ ना कुछ स्पेशल पर्पस के अकॉर्डिंग उस टेबल को हम मॉडिफाई कर सकते हैं बच्चों। नेक्स्ट है सूट द पर्पस। जिस पर्पस की वजह से आपने वो डेटा कलेक्ट किया है और आप उस टेबुलेशन के प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं, वो पर्पस को वो टेबल सूट करना चाहिए बच्चों। यानी कि जो हमारा इन्वेस्टिगेशन का ऑब्जेक्टिव था वो टेबल हमारे ऑब्जेक्टिव से मैच करना चाहिए स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है सिंप्लिसिटी। टेबल सिंपल होना चाहिए, कॉम्पैक्ट मैनर में लिखा होना चाहिए, कंडेंस्ड वे में होना चाहिए, कंपैरिजन में हेल्प कर सके, इस तरह का हमें टेबल बनाना है। कॉलम्स और रोज जो है नंबर्ड होने चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए टेबल, यानी इस इतनी क्लैरिटी और इतने क्लियर मैनर में टेबल बनाया जाना चाहिए कि लेमन यानी कि एक सिंपल एक आम आदमी आपके और मेरी तरह भी उस टेबल से कुछ इन्फ्रेंसेस ड्रॉ कर सके। ऐसा नहीं होना चाहिए कि टेबल को इतनी कॉम्प्लेक्स टर्म्स और इतने कॉम्प्लेक्स मैनर में बना दिया गया है कि उसको समझने के लिए भी किसी एक एक्सपर्ट की हमें ज़रूरत पड़े। आप और मेरे जैसे लोग भी इस टेबल को या उस टेबल को समझ पाए, इतनी सिंपल और इतनी क्लैरिटी के साथ उस टेबल को बनाया जाना चाहिए। नेक्स्ट है यूनिट्स। टेबल के एट द टॉप ऑफ द टेबल, टेबल के टॉप में बिलो द टाइटल, यानी आफ्टर टाइटल जो नेक्स्ट चीज हमें लिखनी है वो है यूनिट्स। अब यूनिट्स की क्या रिक्वायरमेंट है? आप जब भी डाटा लिखेंगे, मान लीजिए आप एज ग्रुप के हिसाब से डाटा बना रहे हैं, तो आपने टेबल में लिख दिया 10, 15, आपने टेबल में लिख दिया 10, 15, 20 इस तरीके से। क्या ये 10, 15, 20 हाइट है, वेट है, किसी की एज है, या किसी के पास कुछ अमाउंट है, मनी है, इतना 10 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये, ये आपको कैसे पता चलेगा? ये आपको पता चलेगा यूनिट से बच्चों। यानी कि एट द टॉप ऑफ द टेबल आफ्टर टाइटल आपको ये लिखना जरूरी है कि ये टेबल में क्या यूनिट्स यूज करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर एज ग्रुप के अकॉर्डिंग डाटा को डिवाइड किया गया है तो आप लिखेंगे एज ब्रैकेट में इन ईयर्स। सिमिलरली अगर वेट के बेसिस पे किसी डाटा को डिवाइड किया गया है, फॉर एग्जांपल एक क्लास के स्टूडेंट्स का वेट लिया गया है, तो आप लिखेंगे वेट इन किलोग्राम्स या इन ग्राम्स। हाइट में भी सिमिलर केस होगा, इन इंचेस, इन सेंटीमीटर्स, इन मीटर्स। जिस भी हिसाब से हाइट को नापा गया है या जिस भी हिसाब से हाइट का डेटा टेबल में लिखा गया है, जिस भी यूनिट को यूज करके, वो आपको मेंशन करना है एट द टॉप ऑफ द टेबल। नेक्स्ट है सूटेबली अप्रोक्सीमेटेड। अगर फिगर्स बहुत ज़्यादा लार्ज होंगे देन दे शुड बी सूटेबली अप्रोक्सीमेटेड। यानी कि इसका क्या मतलब है बच्चों? अगर हम इंडिया के जीडीपी की बात करें, जब इंडिया के प्रोडक्शन लेवल की बात करें, अगर कोई ऐसा डाटा है जिसमें जो फिगर्स हैं वो बहुत ह्यूज अमाउंट में है, फॉर एग्जांपल अगर हम इंडिया के जीडीपी की बात करें तो वो होगी शायद 5 लाख करोड़। एक्सपेंस की बात करें इंडिया की, पूरी कंट्री की या सेंट्रल गवर्नमेंट के, तो वो होगा शायद 20,000 करोड़। ऐसे कुछ बड़े बड़े फिगर्स होंगे। क्या इतना बड़ा फिगर एक टेबल में लिखा जा सकता है? आप सोचो 20,000 करोड़ लिखने के लिए आप शुरू करोगे तो 20,000, फिर वंस, टेंस, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। इतना बड़ा अमाउंट लिखने के बाद ये लगभग 20,000 करोड़ या 2 लाख करोड़ बनेगा बच्चों। क्या इतना बड़ा नंबर लिखना एक टेबल में फिजिबल है या सही है? द आंसर इज नो, क्योंकि ये यूजर के माइंड में एक कंफ्यूजन ही क्रिएट करेगा, उसकी किसी भी वे में हेल्प नहीं करेगा प्यारे बच्चों।
तो इस केस में क्या करना चाहिए हमें? फॉर एग्जाम्पल अगर हमारी फिगर है 20,000 करोड़, तो हम टेबल के कॉर्नर में टॉप राइट हैंड कॉर्नर में एक छोटा सा नोट देंगे ब्रैकेट में, इन करोड़, ऑल फिगर्स इन करोड़, और उसके बाद हम सिर्फ टेबल में क्या एंट्री करेंगे? 20,000, और ऑटोमेटिकली पर्सन समझ जाएगा कि 20,000 के आगे करोड़ भी लगेगा, यानी कि ये फिगर जो है वो 20,000 करोड़ है बच्चों। तो इसमें यही दे रखा है कि अगर फिगर्स बहुत ज़्यादा लार्ज हैं तो उसको अप्रोक्सीमेट कर लिया जाए या फिर उसके लिए एक नोट दे दिया जाए। लास्ट है साइंटिफिकली प्रिपेयर्ड। टेबल एक साइंटिफिक मैनर में प्रिपेयर होनी चाहिए। कोई भी सिस्टम या एक लॉजिकल ऑर्डर टेबल को बनाने के लिए फॉलो किया जाना चाहिए। टेबल कभी भी हैपहैज़ार्ड मैनर में, क्योटिक मैनर में नहीं बनाई जानी चाहिए बच्चों। नेक्स्ट है हमारा फॉर्मेट ऑफ अ टेबल। अब ये फॉर्मेट मैंने खुद से बनाने की बजाय एक इमेज को क्यों लगाया है? तो इसका आंसर ये है कि अगर मैं यहाँ पर फॉर्मेट आप लोगों के सामने बनाता तो एक तो वो क्लियर फॉर्मेट नहीं बन पाता, और दूसरा ये कि उसमें बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता, और हमारा मोटिव ये है कि हम कॉन्सेप्ट को समझें, ना कि यहाँ पर हम एक्स्ट्रा टाइम वेस्ट करें अपना। इससे अच्छा इस टाइम को हम अपनी पढ़ाई में यूटिलाइज करेंगे बच्चों। तो अब टेबल का फॉर्मेट क्या होता है? सबसे पहले एट द टॉप ऑफ द टेबल हम लिखते हैं टेबल नंबर। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है टेबल 1.1। आप अपने एग्जाम में क्या करेंगे? अगर आपके एग्जाम में टेबल बनाना आएगा तो फॉर एग्जाम्पल आपका क्वेश्चन है टेबल बनाना, जिस क्वेश्चन में टेबल पूछा गया है वो है क्वेश्चन नंबर 25। तो आप सिंपली क्या करेंगे? यहाँ पर लिखेंगे टेबल 25। आप लिखेंगे टेबल 25। उसके नीचे हमारा टाइटल आएगा, जो कि बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर लिटरेसी इन बिहार बाय सेक्स एंड लोकेशन, यानी कि जेंडर के बेसिस पर, लोकेशन के बेसिस पर बिहार की लिटरेसी की ये टेबल हमने बनाई है। अब इस टाइटल का यूज़ क्या हुआ? जैसे ही हमने टाइटल पढ़ा हमने ये कॉम्प्रिहेंड कर लिया, हमें ये पता चल गया कि ये टेबल और ये डाटा किस बारे में है, क्या हमें इंडिकेट कर रहा है बच्चों। नेक्स्ट है हेड नोट, जो हमने यूनिट की बात करी थी, यहाँ पर है परसेंट, यानी कि जो भी डाटा हमें दे रखा है नीचे वो सारा डाटा परसेंटेज में है माय डियर स्टूडेंट्स। अब हमारा रो हेडिंग आएगी। एक सिंपल टेबल आप लोगों ने बनाया होगा, ये कॉलम हेडिंग है हमारी, यानी कि इस डाटा की ये हेडिंग है लोकेशन। लोकेशन क्या है? रूरल और अर्बन। रो हेडिंग हमारी है सेक्स, जो कि है मेल फीमेल। टोटल, ये हमारा टोटल है बच्चों, और ये है हमारा कॉलम टोटल का नंबर। एक टेबल बनानी आपको आती है, कुछ क्वेश्चंस हम आगे करेंगे, तब टेबल किस तरीके से बनाया जाता है उसकी प्रैक्टिस हम वहाँ पर करेंगे 100%। आप लोगों को भी कुछ नहीं करना है, अपनी बुक उठानी है, उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स दे रखे होंगे टेबल से रिलेटेड। एक एग्जाम्पल आप लेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद आप या तो सॉल्यूशन अपनी बुक से मैच करेंगे, या आपको लगता है कि सॉल्यूशन मैं आपका चेक करूं, तो आप क्वेश्चन और अपना सॉल्यूशन जो आपने बनाया है खुद से अपनी नोटबुक में, उसको व्हाट्सएप ग्रुप पर मेरे साथ शेयर कर दीजिएगा। मैं 100% उसको चेक करके आपको रिप्लाई करूंगा। तो ये पूरा एक टेबल का फॉर्मेट होता है, जिसमें टेबल नंबर होता है, फिर हमारा टाइटल आता है, हेड नोट आता है, उसके बाद हमारी टेबल की मेन बॉडी आती है बच्चों, इसे हम टेबल बॉडी कहते हैं इस पूरी चीज़ को, जिसमें जो भी हमारे रिक्वायर्ड कॉलम्स होते हैं, हेडिंग्स होती हैं, सब हेडिंग्स होती हैं, उन सब को हम प्रिपेयर करते हैं, और उसके बाद अंदर डाटा फिल करते हैं, एंड फाइनली जो भी हमारा टोटल होता है या जो भी रिक्वायरमेंट होती है एज पर द डिमांड ऑफ द टेबल, उसे हम फिल करते हैं। एट लास्ट दो इंपॉर्टेंट चीज़ें और होती हैं। पहला है सोर्स नोट। अगर आपने ये डाटा किसी प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा से पिक किया है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर इस डाटा को सेंसस ऑफ इंडिया 2011 यानी 2011 का जो सेंसस हुआ था इंडिया में, उससे लिया गया है, तो यहाँ पर उसे मेंशन कर दिया गया है। और नेक्स्ट है फुटनोट, फिगर्स आर राउंडेड टू 2 डिजिट्स आफ्टर डेसिमल। इसका क्या मतलब है? हो सकता है इसके आगे और भी नंबर्स हों, जैसे 69.675,
5, 3, 4, 2, इसके आगे और भी डेसिमल प्लेसेस हो माय डियर स्टूडेंट। तो यहाँ पर इसलिए नोट दिया गया है कि जो भी फिगर हैं उन्हें अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस राउंड ऑफ कर दिया गया है। कमिंग टू द नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ टेबल। अब टेबल को हम क्लासिफाई किस बेसिस पर करते हैं? तो बेसिकली हम टेबल को 3 बेसिस पर क्लासिफाई करते हैं। पहला बेसिस है हमारा ऑब्जेक्टिव और पर्पस, दूसरा है नेचर ऑफ डेटा एंड तीसरा है एक्सटेंट ऑफ कवरेज माय डियर स्टूडेंट्स। तो आइए इनके बारे में एक एक करके पढ़ते हैं बच्चों। तो सबसे पहला है हमारा ऑब्जेक्टिव में जनरल पर्पस टेबल। अब जनरल पर्पस टेबल क्या होता है? जनरल पर्पस टेबल बेसिकली जो भी रॉ डाटा हमारे पास अवेलेबल होता है उसे ग्रेटर डिटेल में और वैरायटी ऑफ इंफॉर्मेशन को कवर करते हुए सेम सब्जेक्ट पर रिप्रेजेंट करता है। यानी कि ये किसी भी स्पेशल एनालिटिकल पर्पस के लिए नहीं होता। जनरल पर्पस टेबल हमारा ये बेसिकली एक सिंपल टेबल होता है जिसमें हम किसी भी बेसिस पर डाटा को एक डिटेल्ड मैनर में, एक ग्रेटर डिटेल में और वैरायटी ऑफ इंफॉर्मेशन को, यानी अलग अलग टॉपिक्स को, अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स को कवर करते हुए बनाते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्पेशल पर्पस टेबल। अगर हम टेबल को किसी एक पर्टिकुलर स्पेशल पर्पस के लिए बना रहे हैं या किसी पर्टिकुलर इंक्वायरी के लिए बना रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम एक टेबल बना रहे हैं लिटरेसी रेट ऑफ बिहार। हम एक टेबल बना रहे हैं बच्चों, टेबल है अबाउट लिटरेसी रेट ऑफ बिहार। तो ये एक स्पेसिफिक टॉपिक है, एक स्पेशल पर्पस टेबल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर स्पेसिफिकली बिहार की लिटरेसी रेट के बारे में बात की जा रही है। तो इसे हम स्पेशल पर्पस टेबल कहते हैं। जब एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन एक स्पेसिफिक टॉपिक होता है, एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन लिमिटेड होता है, तो वो स्पेसिफिक स्पेशल पर्पस टेबल या स्पेसिफिक टेबल का पार्ट होता है माय डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है नेचर ऑफ डेटा के बेसिस पर। तो सबसे पहला होता है ओरिजिनल डेटा, ओरिजिनल टेबल। ओरिजिनल टेबल क्या होता है बच्चों? जब टेबल में जो स्टैटिस्टिकल फैक्ट्स या फिगर्स होते हैं वो ओरिजिनल फॉर्म में होते हैं, यानी कि इस टेबल में जो भी डाटा है उसे हम राउंड अप नहीं करते। जैसे कि लास्ट हमने जो एग्जांपल देखा था यहाँ पर, इसमें एक नोट हमें दे रखा था कि फिगर्स आर राउंडेड टू 2 डिजिट्स आफ्टर डेसिमल। तो क्या ये हमारी ओरिजिनल टेबल का पार्ट हो सकती है? द आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डाटा को राउंड ऑफ किया गया है। यहाँ पर डाटा को राउंड अप किया गया है। जो एक्चुअल डेटा है, जो एक्चुअल फिगर है, वो यहाँ पर शोकेस नहीं की गई है बच्चों। अगर हम बात करते एज की, अगर यहाँ पर डेटा दिया होता एज का या इससे भी कोई स्पेसिफिक डेटा हम लेते हैं एक सोसाइटी में नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ फैमिली का। मान लो एक सोसाइटी है, उसमें 50 फैमिलीज रहती हैं। एक टेबल बनाया गया है कि हर एक फैमिली में कितने नंबर ऑफ मेंबर्स हैं, 1, 2, 3 ऐसे करके 50 तक फैमिलीज के नाम या कुछ भी लिखा गया और उसके आगे लिखा गया मेंबर्स के नंबर, कितने नंबर ऑफ मेंबर्स हैं इन फैमिलीज में। मान लो पहली में 4 हैं, दूसरी में 7 हैं, फिर 2 लोग हैं, सिमिलरली यहाँ पर 5 लोग हैं इस फैमिली में। तो क्या ये एक ओरिजिनल टेबल का एग्जाम्पल है? द आंसर इज यस, क्योंकि यहाँ पर फिगर्स को ओरिजिनल फॉर्म में लिखा गया है, यहाँ पर फिगर्स को राउंड ऑफ नहीं किया गया बच्चों। और डिराइव टेबल क्या होता है? जब डाटा को ओरिजिनल फॉर्म में नहीं बल्कि एक डिराइव्ड फॉर्म में लिखा जाता है। फॉर एग्जांपल हमने ऊपर डाटा जो था उसे परसेंटेज फॉर्म में कैलकुलेट कर रखा था, वो एक्चुअल फिगर्स नहीं थे, वो परसेंटेज फॉर्म में हमारा डाटा था लिटरेसी रेट से रिलेटेड। तो वो जो डाटा है हमारा, वो जो टेबल है हमारी, वो डिराइव्ड टेबल का एग्जाम्पल है। क्यों? क्योंकि हमने वहां पर एक ओरिजिनल डाटा नहीं लिखा, उससे उस डाटा से बल्कि हमने उस रॉ डाटा से कुछ इंफॉर्मेशन को डिराइव करा। फॉर एग्जांपल हमने
परसेंटेज ऑफ लिटरेसी डिराइव करी बिहार में अकॉर्डिंग टू मेल एंड फीमेल और रूरल और अर्बन बेसिस पर। क्योंकि यहाँ पर ये फिगर जो है ये ओरिजिनल नंबर नहीं है बल्कि परसेंटेज है, इसीलिए ये डिराइव्ड टेबल का एक एग्जांपल है माय डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है एक्सटेंट ऑफ कवरेज के बेसिस पर। तो सबसे पहला है सिंपल टेबल। सिंपल टेबल क्या होता है? जिसमें जो डाटा है वो सिर्फ एक बेसिस पर क्लासिफाई करें। फॉर एग्जांपल हमारा ये सोसाइटी में नंबर ऑफ मेंबर्स वाला एग्जांपल। हमने सिंपल क्या करा, हमने फैमिलीज के नाम लिखे यहाँ पर, मान लो, या फैमिली का सीरियल नंबर लिखा और साथ ही लिखा नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं उस फैमिली में। तो ये जो टेबल है ये सिंपल टेबल का एक एग्जांपल है। अब कॉम्प्लेक्स टेबल क्या होगा? अगर हम इसमें एक से ज़्यादा कॉलम्स को ऐड करते हैं, मान लो नंबर ऑफ मेंबर्स के साथ हम लिख दें कि वो मेंबर्स कितने मेल हैं, कितने फीमेल हैं, कितने सीनियर सिटीजन्स हैं, कितने बिलो 60 हैं। अगर ऐसे हम कॉलम्स को या डेटा के जो कैटेगरीज हैं उनको बढ़ाते चले जाएं, मान लो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि फैमिलीज, नंबर ऑफ फैमिलीज के साथ हमने नंबर ऑफ मेंबर्स लिखे, फिर हमने एक और कॉलम बनाया कि मेल कितने हैं, फीमेल कितनी हैं, बिलो 60 कितने हैं, ओवर 60 कितने हैं, यानी सीनियर सिटीजन्स कितने हैं। क्योंकि हम यहाँ पर डाटा को कॉम्प्लेक्स करते जा रहे हैं, अपनी टेबल को कॉम्प्लेक्स करते जा रहे हैं, कॉलम्स को बढ़ाते जा रहे हैं, 2 वे 3 वे मैनी फोल्ड टेबल, हम डाटा कॉलम्स बढ़ाते चले जा रहे हैं, तो उसको हम कॉम्प्लेक्स टेबल का पार्ट कहेंगे माय डियर स्टूडेंट्स। ये जो हमने अभी डिस्कस करा उसका एक्सप्लेनेशन है, आप लोग इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। अगर कोई डाउट हो तो डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन या व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कर दीजिएगा। अब एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं बच्चों। हमने टेबल के बारे में पढ़ा, किस तरीके से टेबल को बनाना चाहिए, टेबल के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, रिक्विजिट्स होते हैं गुड टेबल के, साथ ही टेबल को किस किस कैटेगरी में हम क्लासिफाई कर सकते हैं, ये सब हमने अभी तक पढ़ लिया है। अब एक फुल फ्लेजेड हम क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन मैंने आपकी बुक से लिया है, लेकिन ये मेरे को सबसे बेस्ट क्वेश्चन इसीलिए लगा क्योंकि इसमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स कवर किए गए हैं। ये एक फुल टेबल का प्रॉब्लम है, इससे कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। दैट आई एम गारंटिंग यू 100%। इससे कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा। इससे सिंपल क्वेश्चन जरूर आ सकता है, लेकिन इससे कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन नहीं आएगा। तो आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं, समझते हैं और उसके बाद उसका सल्यूशन करते हैं। सबसे पहले हम वर्किंग नोट बनाएंगे। अगर हमारे पास क्लास में टाइम बचेगा, अगर हम क्लास को ज़्यादा लंबा कंटिन्यू कर पाएंगे, तो मैं आपको टेबल बना के दिखाऊंगा, पूरा कंप्लीट टेबल। नहीं तो मैं आपको एक फॉर्मेट दूंगा और आपका होमवर्क रहेगा कि आप उस टेबल को कंप्लीट करेंगे और उस सॉल्यूशन को मेरे साथ व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करेंगे। तो आइए रीड करते हैं और एक वर्किंग नोट, एक वर्किंग फ्लो चार्ट हम प्रिपेयर करते हैं इस क्वेश्चन के लिए। अ टोटल नंबर ऑफ 1890 men women were interviewed for an interview in a chemical company. Out of total applicants, 450 were from textile area and rest from non-textile area। यानी नॉन टेक्सटाइल से कितने हो गए हमारे 1890 माइनस 450, ये हो गया हमारा 1440 बच्चों। अगर हम इस डाटा को फ्लो चार्ट में एक रिप्रेजेंट करते चले जाएं, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, टोटल जो कि है 1890, इसको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। पहला टेक्सटाइल, पहला टेक्सटाइल हो जाएगा बच्चों, इसका नंबर है हमारा 450, और दूसरा हमारा हो जाएगा नॉन टेक्सटाइल, इसका हमारा नंबर है 1440। आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अमंग्स द मैरिड वुमेन हु बिलोंग टू टेक्सटाइल एरियाज, यानी टेक्सटाइल में कुछ विमेन मैरिड हैं
और कुछ विमेन अनमैरिड हैं। तो इसको दोबारा से आगे दो कैटेगरीज में हम डिवाइड कर लेंगे। एक मैरिड में और एक अनमैरिड में। अब मैरिड वुमेन हमारी कितनी है, वो हमें नंबर नहीं दे रखा, तो नंबर नहीं दे रखा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां पर जब हमें नंबर पता चलेगा उसका तो हम लिख लेंगे। आगे पढ़ते हैं। 310 वर एक्सपीरियंस्ड एंड 60 इनएक्सपीरियंस्ड। अब हमें क्या बता रखा है बच्चों यहां पर कि जो मैरिड विमेन है हमारी, उसमें से 310 हमारी एक्सपीरियंस्ड हैं और 60 हमारी इनएक्सपीरियंस्ड हैं। यानी कि इनमें से हमें दो कैटेगरी मिल गई हैं, एक है एक्सपीरियंस्ड विमेन की और एक है अनएक्सपीरियंस्ड या इनएक्सपीरियंस्ड विमेन की। इनएक्सपीरियंस्ड विमेन की, इनका नंबर क्या है हमारा 310 एंड इनका नंबर हमारा क्या है 60। जब हमें ये पता चल गया है कि मैरिड वुमेन को सिर्फ दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, एक एक्सपीरियंस्ड और दूसरा इनएक्सपीरियंस, तो मैरिड वुमेन हमारी कितनी हो जाएंगी 370, जो कि है इन दोनों का सम टोटल। अब 370 अगर मैरिड वुमेन है बच्चों, तो अनमैरिड वुमेन कितनी हो जाएंगी, हम 450 में से 370 को माइनस कर देंगे, यानी कि ये अमाउंट, ये नंबर हमारा हो जाएगा 80। आगे पढ़ते हैं। आगे हमारा दे रखा है वाइल फॉर नॉन टेक्सटाइल एरियाज द कॉरस्पॉन्डिंग फिगर्स वर 250 एंड 320। यानी कि जो नॉन टेक्सटाइल एरिया है उसमें जो हमारी मैरिड और नॉन अनमैरिड विमेन हैं, इस चीज को बड़े ध्यान से समझना, इसमें जो हमारी मैरिड और अनमैरिड विमेन हैं, यानी कि अनमैरिड फीमेल्स जो हैं, उसमें ये जो डाटा दे रखा है 250 और 320 का, ये किससे रिलेटेड है, मैरिड विमेन से रिलेटेड। क्यों, क्योंकि ये स्टेटमेंट अगर हम वन गो में पढ़े तो यहां लिखा है अमंग्स द मैरिड विमेन हु बिलोंग टू टेक्सटाइल एरियाज 310 जो है एक्सपीरियंस्ड है, 60 इनएक्सपीरियंस्ड है। वाइल नॉन टेक्सटाइल एरियाज में मैरिड विमेन की बात करें तो 250 और 320 है वो कॉरस्पॉन्डिंग फिगर। कॉरस्पॉन्डिंग फिगर का मतलब एक्सपीरियंस्ड और अनएक्सपीरियंस्ड का फिगर। हम इसे खुद ही लिख लेते हैं एक बार। जस्ट अ सेकेंड। ये हमारा फर्दर दो क्लासेस में बढ़ जाएगा, एक है हमारा एक्सपीरियंस्ड, एक है हमारा इनएक्सपीरियंस्ड। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ आपको, लेकिन एग्जाम में या जब भी आप फ्लो चार्ट बनाएंगे कंप्लीटली लिखना है। सिमिलरली ये भी दो कैटेगरीज में डिवाइड हो जाएंगी, एक्सपीरियंस्ड और इनएक्सपीरियंस्ड। सिमिलरली हम अनमैरिड वुमेन यहाँ पर भी दो कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे, एक हो जाएगा हमारा एक्सपीरियंस्ड, एक हो जाएगा हमारा इनएक्सपीरियंस्ड। अब हमें क्या दे रखा है 250 जो है वो एक्सपीरियंस्ड हैं, 320 जो है वो इनएक्सपीरियंस्ड है। यानी कि मैरिड विमेन का टोटल फिगर कितना हो गया 320 प्लस 250, यानी कि 570। अगर 570 मैरिड विमेन है तो अनमैरिड विमेन हमारी कितनी हो गई बच्चों 1440 माइनस 570, जो कि हमारा आ जाएगा 870। आगे पढ़ते हैं। टोटल नंबर ऑफ
इनएक्सपीरियंस्ड वीमेन जो है वो 1250 है। टोटल नंबर इनएक्सपीरियंस्ड वीमेन का कितना है? 1250। ऑफ हुम, जिनमें से 80 जो हैं वो टेक्सटाइल एरिया में रिसाइड करते हैं, यानी 80 विमेन जो हैं वो टेक्सटाइल एरिया से बिलोंग करती हैं, और बाकी जितनी भी विमेन हैं वो नॉन टेक्सटाइल एरिया से बिलोंग करते हैं। यानी कि यहाँ पर 60 ऑलरेडी हो चुका है, इसका अमाउंट हो जाएगा 20, इसकी वैल्यू हमारी हो जाएगी 60। अब रह गया हमारा सिर्फ और सिर्फ अनमैरिड विमेन इन नॉन टेक्सटाइल एरिया। तो टोटल फिगर हमें इन एक्सपीरियंस का कितना बताया गया था बच्चों? 1250। आगे एक बार पढ़ते हैं, अगर कुछ यूजफुल डाटा दे रखा है। ऑफ द टोटल नंबर ऑफ विमेन, या हम इसको ही पहले यूटिलाइज करेंगे, 1250 में से हम माइनस करेंगे क्या? 320 प्लस 20 340 प्लस 60 400, यानी कि जो ये फिगर आ जाएगा ये आ जाएगा हमारा एक्सपीरियंस वाला, नहीं सॉरी, ये वाला फिगर हमारा इन एक्सपीरियंस वाला जो आ जाएगा वो आ जाएगा बच्चों 850, और ये हमारा 850 है तो ये हमारा 20 हो जाएगा। और इस तरीके से जो भी डाटा हमने दे रखा है उसको हमने एक टेबल फॉर्म में एक सिस्टमैटिक मैनर में ऑर्गेनाइज कर लिया है प्यारे बच्चों। अब आगे एक बार और पढ़ लेते हैं। ऑफ द टोटल नंबर ऑफ विमेन 950 वर अनमैरिड। अब हम चेक करेंगे क्या 950 अनमैरिड हैं। तो अनमैरिड कैटेगरी में बात करें तो 870 प्लस 80, इसका टोटल 950 होता है, यानी कि ये हमने क्वेश्चन सही करा है। एंड दी ऑफ दीज नंबर ऑफ एक्सपीरियंस्ड विमेन इन टेक्सटाइल एंड नॉन टेक्सटाइल एरियाज वाज 60 एंड 20। एक्सपीरियंस्ड विमेन जो है टेक्सटाइल और नॉन टेक्सटाइल में, यानी कि ये और ये 60 है, ये 20 है, यानी कि हमने जो टेबल बनाया है, जो टेबल के वर्किंग नोट बनाए हैं, ये एकदम करेक्ट बनाए हैं, एब्सोल्युटली परफेक्ट बनाए हैं। अब हमारा लास्ट स्टेप क्या बचता है? टेबल बनाने का। अब टेबल किस तरीके से बनाएंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे ऊपर हेडिंग में टेबल, टेबल को कुछ भी नाम दे देंगे, मान लो टेबल नंबर हमारी है ये 5। उसके नीचे हम लिखेंगे टेबल की हेडिंग। अब हेडिंग इसकी क्या देंगे बच्चों? तो हेडिंग बेसिकली हम कुछ भी दे सकते हैं जो आपको सही लगे, जो आपको एज पर द डेटा लगे। फॉर एग्जांपल हम यहां पे लिख सकते हैं कि एक्सपीरियंस्ड एंड इनएक्सपीरियंस्ड, मैरिड एंड अनमैरिड विमेन, ये इनका टेबल है। देखो मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, लेकिन एग्जाम में ध्यान रखना आप पूरा लिखें। एक्सपीरियंस्ड एंड इनएक्सपीरियंस्ड, मैरिड एंड अनमैरिड विमेन। इसके नीचे हेड नोट या कोई यूनिट देने की रिक्वायरमेंट है? आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि हमें पता है ये यूनिट, ये पर्सन स्टार्टी है, नंबर है सिंपली। अब हम इस टेबल को डिजाइन किस तरीके से करेंगे बच्चों? तो एक रफ फॉर्मेट मैं आपको देता हूं, टेबल को डिजाइन किस तरीके से किया जाएगा। मान लो ये हमारा टेबल है, इसमें हम एक कॉलम बना लेंगे अपने क्वालिफिकेशन का। किसका कॉलम बना लेंगे बच्चों? क्वालिफिकेशन का। फिर उसके बाद हमारे पास दो एरियाज थे। पहला था टेक्सटाइल, टेक्सटाइल के अंदर उसके अलावा था हमारा एक एरिया नॉन टेक्सटाइल, और एक कॉलम और क्या बनेगा इसके अलावा? एक कॉलम हमारा बनेगा बच्चों टोटल। अब इसके बाद इनमें हम कुछ सब हेडिंग्स लिखेंगे, क्योंकि और भी इंफॉर्मेशन हमारे पास था जो हमने फ्लो चार्ट बनाया है। सिंपली हमें यहाँ पर उस फ्लो चार्ट को फॉलो करना है। हमने टेक्सटाइल लिखा था सबसे पहले, टेक्सटाइल हमने लिख लिया।
टेक्सटाइल को हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड करा था, मैरिड अनमैरिड, मैरिड अनमैरिड। तब उसके बाद दो कॉलम्स हम उसके बना लेंगे। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, याद रखना एग्जाम में फुल फॉर्म में ही लिख के आना आप लोग। मैरिड, अनमैरिड, और एक कॉलम बन जाएगा हमारा टोटल। सिमिलरली यहाँ पर मैरिड, अनमैरिड, और हमारा कॉलम बन जाएगा टोटल। और टोटल के केस में हम क्या करेंगे, टोटल के केस में हम इन सब का टोटल लिखेंगे कि मैरिड में कितने लोग हैं टोटल, अनमैरिड में कितने टोटल है, और इन सब टोटल का भी, यानी ये जो टोटल है इसका कितना टोटल है। अब देखो टेबल तुम अपने हिसाब से बना सकते हो। मैंने जितने कॉलम्स रिक्वायर्ड थे या जितने कॉलम मुझे सही लगे मैंने उतने कॉलम्स बनाए हैं। अगर आपको लगता है कि इसमें कॉलम्स कुछ ज़्यादा या कम होने चाहिए तो आप एज पर योर रिक्वायरमेंट वो चीज़ कर सकते हैं बच्चों। इसके बाद अब क्वालिफिकेशन में हमारे पास दो कैटेगरीज थी, एक्सपीरियंस्ड और इनएक्सपीरियंस्ड। यानी कि अब जो हमारा स्ट्रक्चर है टेबल का वो पूरी तरीके से प्रिपेयर है। अब सिंपली हमें क्या करना है, हमें इसमें अपने डाटा को फिल करना है बच्चों। और इस तरीके से हमारा ये टेबल क्लोज हो जाएगा। अब डाटा कौन सा फिल करना है, जो ऊपर हमने कैलकुलेट करा था उसी डाटा को हम इसमें फिल कर देंगे। आप लोग फिल कर लेंगे, लेकिन चलिए मैं आपको ही फिल करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर एक्सपीरियंस टेक्सटाइल में कितने थे। अब हम सबसे पहले डाटा किसी भी वे में फिल कर सकते हैं, या तो हम ऐसे फिल करें या फिर हम ऐसे इस तरीके से डाटा को फिल करें बच्चों। तो हम इस तरीके से फिल करेंगे, सबसे पहले एक्सपीरियंस का फिल करेंगे। तो टेक्सटाइल में मैरिड विमेन कितनी एक्सपीरियंस थी, 310। टेक्सटाइल में अनमैरिड एक्सपीरियंस विमेन का क्या नंबर था, 60। टोटल हो गया हमारा 370। सिमिलरली नॉन टेक्सटाइल में हमारी मैरिड विमेन का क्या नंबर था बच्चों, 250, और अनमैरिड विमेन का 20, यानी टोटल हमारा हो गया 270। अब हमारी मैरिड विमेन का टोटल क्या हुआ, 310 प्लस 250 यानी कि 560, और यहाँ पर हमारा टोटल हो गया 80, और टोटल हमारे एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉयज़ का हो गया 640। इन एक्सपीरियंस की बात करें तो वो था 60, 20, टोटल हो गया इसका 80। नॉन टेक्सटाइल में इन एक्सपीरियंस की बात करें तो 320 और 850, 320 और 850, इसका टोटल कितना हो गया बच्चों, 1170। 60 और इनका टोटल कितना है, 320 प्लस 60 380, 850 प्लस 20 870, और इसका हमारा टोटल कितना आएगा बच्चों, ये आएगा 1250। इन लोगों इस कॉलम का हम टोटल करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1890, यानी कि जो हमारे टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज थे वो करेक्ट थे। आप सिमिलरली सारे कॉलम्स का टोटल यहाँ पर लिखते चले जाएंगे। ये हमारा ग्रैंड टोटल का कॉलम है, इन सब का सम जैसे कि 370, 80, 450, ये हो जाएगा हमारा 570, 870, ये हमारा हो जाएगा टोटल 1440। सिमिलरली 940, 940 और 950। ये हमारा एक कंप्लीट टेबुलेशन का क्वेश्चन हो गया बच्चों। इससे कॉम्प्लेक्स, इससे क्रिटिकल और इससे लेंथी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा। सिमिलर इसी वे में करके आना है, आपको वर्किंग नोट बनाना है, आपको टेबल बनाना है, और चाहे वो 3 मार्कर, 4 मार्कर या 6 मार्कर क्वेश्चन हो, आपको 100% फुल मार्क्स मिलेंगे। आई होप आप लोगों को चीजें समझ आई होंगी। थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।